हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग थोड़ा टॉपिक थोड़ा ब्रॉड करने वाले हैं, थोड़ा एक्सपेंड करने वाले हैं। जो हम पढ़ेंगे वो है, आज हम देखेंगे कि जो IP3 है ना, IP3 का रोल देखेंगे इन एपोप्टोसिस। और IP3 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं दूंगी कि उसका क्या रोल है, क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि IP3 कैसे हेल्प करती है, कैसे रेगुलेट करती है एपोप्टोसिस को। ठीक है, तो सबसे पहले वो जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि IP3 होता क्या है। जैसे कि आपको पता है, ये पोर्शन आपको सेल सिग्नलिंग में मिलती है, IP3 गेटेड जो चैनल है वो सब। तो इसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो IP3 का फुल फॉर्म होता है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट है ना, जो 3 फॉस्फेट है, तो इसीलिए इसका नाम IP3 पड़ गया है। ठीक है, अब इसके बीच में अगर हम फॉस्फेट का जो पोजीशन है वो अगर देखें तो 145 पे होती है। तो इसी को हम आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब ये कब सीक्रेट होती है? ये तब सीक्रेट होती है जब हमारे बॉडी में ना कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। जब सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि GPCR, RTK, ये सब बहुत सारे सेल सिग्नलिंग होती है ना। तो कुछ अगर स्टिमुलस अगर हमें रिसेप्टर ने एक्सेप्ट किया तो उसके बाद थ्रू ए सीरीज ऑफ पाथवे IP3 का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और IP3 का इन फ्यूचर अगर हम IP3 को रिलेट करें ना, तो IP3 जो है वो रिलेट होता है कैल्शियम से। कैल्शियम आयन के साथ IP3 रिलेट होता है। जैसे कि हम अभी कहेंगे कि अगर IP3 बढ़ेगा, मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अगर IP3 बढ़ेगा तो हमारा जो साइटोसोलिक जो होती है, साइटोसोलिक कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगा। अब IP3 जो होती है ये हमारा लिगेंड होता है। ठीक है, अब लिगेंड होता है और इसके लिए ना हमारे पास रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर को बोलते हैं IP3 गेटेड रिसेप्टर, IP3 रिसेप्टर। ठीक है, उसको बोलेंगे हम। अब ये रिसेप्टर जो भी सेल के पास होगा, वो IP3 को, जो आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, उसको एज ए लिगेंड वो कंज्यूम करेगी, उसे रेस्पॉन्ड करेगी। अब IP3 का जब हम बात करते हैं, IP3 मैक्सिमम केसेस में हम ये देखते हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो IP3 का डायरेक्ट को रिलेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब ये क्यों? क्योंकि हमें ऐसे करके बताया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन है, इधर मेम्ब्रेन में जो है IP3 रेगुलेटेड होता है। तो ये क्या करता है, ये जो ER है ना, ये ER है अंदर, ये जो स्ट्रक्चर है ये ER का लुमेन है और ये ER का मेम्ब्रेन है और ये बाहर हमारा रहा साइटोसोल। सो IP3 का काम क्या होता है, वो ER के अंदर से जो कैल्शियम होती है ना, कैल्शियम आयन, उसको बाहर रिलीज करवाती है। ठीक है, इसको बाहर रिलीज करवाती है। दैट मीन्स कैल्शियम आयन हमारा बाहर रिलीज हो गया। दैट मीन्स कि कैल्शियम आयन का जो इंट्रासेलुलर जो स्टोर्स होती है, ये सेल के अंदर वाला इंट्रासेलुलर स्टोर्स होती है, उससे बाहर हमें क्या मिलती है, IP3 कैल्शियम को सीक्रेट करवाती है। अब ये तो IP3 का काम हो गया। अब ये तो एक फंक्शन हो गया ये कि ये साइटोस जो ER से है वो कैल्शियम रिलीज करवाती है। IP3 का एक और फंक्शन भी हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ER का काम ये होता है कि ये कोई अगर सेल है, ये पर्टिकुलर एक सेल है, ठीक है, और ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। सो IP3 का ये भी काम होता है कि वो कैल्शियम को ना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर उसको ले आए, सेल के अंदर ले आए कैल्शियम आयन को। ये रहा IP3 गेटेड। ठीक है, तो अभी अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि IP3 जो गेटेड होता है वो हमेशा ER के मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है या फिर हम दूसरे सेल्स में भी देख सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरे सेल्स होता है उसके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें IP3 मिल सकता है, जिसके वजह से जो कैल्शियम होती है बाहर वाला, वो किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, मतलब अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम IP3 गेटेड चैनल्स देख सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, IP3 का वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम का जो भी ER से इफ्लक्स करने पे। और अगर हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब बात होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में क्या करती है, वो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाईपास करके वो अंदर आ सकती है। तो ये दोनों भी एक सेल में हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी आ सकता है और ER से भी बाहर जा सकता है, तो दोनों एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ ली। अब ये देखेंगे हमारा मेन मुद्दा क्या है। हमारा मेन मुद्दा है कि जो IP3 है उसका एपोप्टोसिस में क्या रोल है वो देखेंगे। IP3 का अगर हम देखें तो आप जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन में भी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी आपको पता चलता है कि कैल्शियम के कुछ ऑस्किलेशंस होते हैं, ये सब आपको पता होगा, उसको रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि इसका रोल क्या है एपोप्टोसिस के बारे में। अब देखिए, एपोप्टोसिस
हमें पता होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स का अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन कर के हमारे पास एपोप्टोसिस आता है। एपोप्टोसिस का एक अपना एक चैप्टर है, आपको सेल सिग्नलिंग में मिलेगी, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं IP3 के पर्सपेक्टिव से बताने वाली हूँ। तो देखिए IP3 अगर एक सेल, ये है IP3, अगर ये एक पर्टिकुलर सेल है, इस सेल के पास अगर ये IP3 का रिसेप्टर है, IP3 का रिसेप्टर है, तो ही ये सेल सिग्नलिंग दे पाएगी कैल्शियम के लिए, ठीक है। अगर ये रिसेप्टर ही ना रहे, अगर ये रिसेप्टर ही ना रहे तो ऑब्वियसली ये सेल सिग्नलिंग नहीं दे पाएगी, इसमें कोई भी कैल्शियम का इनफ्लक्स या फिर इफ्लक्स नहीं होगा। अगर ये या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला सेल है, अगर इस पर अगर ये उसके पास रिसेप्टर नहीं हुआ तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। IP3 के लिए उसके पास रिसेप्टर हुआ तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इसी को भी हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम एपोप्टोसिस को हम पढ़ सकते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कि इसको भी रेगुलेट करके हम एपोप्टोसिस पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें रिसर्च क्या हुआ था, ठीक है। रिसर्च में क्या किया गया था, एक सेल था DT40, ठीक है, ये चिकन से लिया गया था। DT40 ये एक चिकन से लिया हुआ एक सेल है। तो क्या हो गया, इस सेल का, ये पर्टिकुलर सेल है, अगर इस सेल का उन्होंने क्या किया था, ये जो रिसेप्टर है ना, इस रिसेप्टर को IP3 का जो रिसेप्टर, इसको उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया था, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन जो है वो प्रिवेंट कर दिया था। तो जब एक्सप्रेशन प्रिवेंट कर दिया था ना, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कि हमें जो कैल्शियम सिग्नलिंग तो हो रही थी, ये तो ऐसा तो नहीं है कि IP3 ही इज़ द ओनली सोर्स ऑफ कैल्शियम सिग्नलिंग। तो अगर कैल्शियम सिग्नलिंग, अगर IP3 मेडिएटेड जो भी कैल्शियम सिग्नलिंग थी, वो सारे प्रोसेसेस क्या हो जाती थी, डेफिशिएंट हो जाती थी, वो हॉल्ट हो गई थी, वो काम नहीं कर रही थी। और इसी के वजह से एज ए रिज़ल्ट हम ये भी देखने को मिला हमें कि जो भी सेल था ना वो रेजिस्टेंट हो गया एपोप्टोसिस के लिए, ठीक है। जो एक अगर ये सेल है, पर्टिकुलर सेल है, अगर ये नॉर्मली बी सेल अगर ये सीक्रेट कर रहा था, और बी सेल का काम हो रहा था कि इसको एपोप्टोसिस के लिए ले जाने के लिए, लेकिन क्या हो गया कि अगर ये सेल पे अगर हमने रिसेप्टर को, एक्सप्रेशन को कम कर दिया, तो ये सेल क्या हो रहा था, ये सीधा जाके जो ओरिजिनली जो ये एपोप्टोसिस करने वाला था वो एपोप्टोसिस नहीं करेगा। दैट मीन्स एपोप्टोसिस ये कॉज नहीं करेगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि ये कैंसर जो ऑन्कोजीन है उसके लिए भी ये मदद कर सकता है, अगर हम IP3 के रिसेप्टर को अगर हम कम कर लें तो। अब ये तो हमने एक स्टेटमेंट बना दिया कि अगर हम IP3 के रिसेप्टर को कम कर देंगे तो सेल रेजिस्टेंट हो जाएगी टू एपोप्टोसिस, ठीक है। लेकिन कैसे, इसका भी तो कुछ पाथवे होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो वही पाथवे को अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हो रहा है और क्या नहीं। देखिए, आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी कि रिसेप्टर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप 1 2 3 4 बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ABCD ऐसे करके भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जो रिसेंट स्टडी के बारे में हमने बात की है, अगर आज इन हाल ही में अगर कुछ रिसर्च हुआ है तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता रही हूँ जो IP3 का जो रिसेप्टर है ना, उसके बहुत सारे अगर टाइप्स है, तो उसमें से सिर्फ कुछ ही टाइप्स के बारे में रिसर्च हुई है, ठीक है। 1 और IP32, ठीक है। ये कुछ ही जो भी रिसेप्टर्स है उसके बारे में स्टडी हुई है। मैं पर्टिकुलर यहाँ नेम नहीं ले रही हूँ, IP3 या 2 या फिर IP3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी पे ही रिसर्च करके हमें पता चला कि एपोप्टोसिस वाला सीन ये रिड्यूस करता है अगर IP3 के रिसेप्टर को हमने हटा दिया। लेकिन ये हमेशा यूनिवर्सल नहीं होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ IP3 रिसेप्टर के बेसिस पे ये वेरी भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, क्योंकि इस पर अभी भी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है और इस पर कुछ मतलब अच्छे से प्रूफ नहीं है कि कौन सा रिसेप्टर के लिए क्या क्या वो है। तो इसीलिए क्या किया हमने, जो भी रिसर्च जो कंडक्ट की गई थी ना इस पे, तो उन्होंने क्या की थी, DT40 वाला सेल पे ना उन्होंने ये कंडक्ट किया, क्योंकि इसके पास इसके जो रिसेप्टर है ना, वो रिसेप्टर क्या करता है, IP3 के साथ थोड़ा सा रिजेम्बलेंस शो करता है। इसका रिसेप्टर थोड़ा सा रिजेम्बलेंस शो करता है, क्यों, क्योंकि जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ IP3 हमारे पास तो नहीं है ना, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ IP3 के रिसेप्टर हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम उन्हें स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके वजह से हमने क्या किया कि IP3 जैसा देखने वाला एक सेल है, वो एक रिसेप्टर है, IP3 रिसेप्टर जैसा दिखने वाला आइसोफॉर्म है, तो उसी को हमने कंसिडर करके उन्होंने रिसर्च किया था, जिसके वजह से हमें पता चला कि कुछ उसमें से कुछ टाइप्स को जब हम हटा देते हैं, DT4 रिसेप्टर के अगर कुछ टाइप्स को हम रिमूव कर देते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ रिसेप्टर को अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो क्या होता है, उसके बेसिस पे एपोप्टोसिस जो होती है वो होती है, ठीक है।
ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा फैक्ट बता दिया है कि ऐसा ना हो कि कल को कोई IP3 का कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर है और उसमें आपको नोट्स में या फिर बुक्स में आपको मिल जाए कि वो एपोप्टोसिस, अगर IP3 के रिसेप्टर को हमने कम कर दी तो वो एपोप्टोसिस कॉज कर रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। उस केस में आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, कौन सा टाइप ऑफ रिसेप्टर है जो इसे यहाँ पे कंसिडर की गई है, उधर हम थोड़ा सा ब्रॉडली हम और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम ये देखेंगे कि कैल्शियम जो है वो जो है एपोप्टोसिस कैसे कर सकती है, ये हम देखेंगे। ठीक है, आप जब का भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और और IP3 के बारे में पढ़ते हैं तो आपको मैक्सिमम केसेस में आपको एग्जांपल एक मिलेगा, एक और ऑर्गेनेली का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो कैल्शियम का जो एपोप्टोसिस वाला सिग्नलिंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होती है। हमें पता होगा जब हम एपोप्टोसिस पढ़ते हैं ना, तो आपको पता होगा कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रो अपोप्टोटिक, फिर एंटी अपोप्टोटिक, वो सारे होते हैं, जो बैग्स बेड होता है, वो सब मिलके क्या करते हैं, एक एपोप्टोजोम बनाते हैं। फिर इसी से क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस कॉज हो जाता है। ठीक है, इसमें साइटोक्रोम C का भी रोल आता है, वो पाथवे आपको पता होगा एपोप्टोसिस का। तो क्या होता है कि जब हम को कंसिडर करते हैं ना, क्या करता है, तो ये के सेल से कैल्शियम बाहर आ गया। ठीक है, और साइटोसोल में हमारा कैल्शियम हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हमारा जो है कैल्शियम हो गया, और एट द सेम टाइम हमने देखा कि यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कैल्शियम है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू अंदर भी जा रहा है, वो वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल के थ्रू वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा है तो इस केस पे क्या हो जाता है ना कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब कैल्शियम का जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अगर कैल्शियम का जो सिग्नलिंग अगर बढ़ रहा है, देखिए अगर कैल्शियम का जो सिग्नलिंग होती है, देखिए हम जब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा डेप्थ में नहीं पढ़ते, हम बस ऊपर ऊपर का करते हैं। तो जब हम अंदर से अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैल्शियम की जो सिग्नलिंग होती है ना, उस पर जो बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट और एज ए प्रोडक्ट हमें एराक्विडोनेट या फिर सेरामाइड मिलती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सेरामाइड्स मिलती है या फिर एराकीडोनेट भी मिलता है। ठीक है, सो ये सारा भी अगर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इनका एक्युमुलेशन होगा तो वो क्या करती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की ना जो परमिएबिलिटी है उसको वो डिस्टर्ब करती है, मतलब उसमें इरेगुलरिटी ला देती है। ये दो चीज़ें, अगर देखिए कैल्शियम की अपनी सिग्नलिंग है, अगर इस कैल्शियम की सिग्नलिंग की वजह से अगर ये बाई प्रोडक्ट या फिर कुछ भी ऐसे सीक्रेट मिल रहा है, तो ये क्या करती है, वो एबनॉर्मेलिटी कुछ चेंजेस माइटोकॉन्ड्रिया में करती है, तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, जो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने में मदद नहीं करती है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाती है, दो कंडीशन हमारे यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब ये आपको सोचने वाली बात है, आप खुद भी सर्च कीजिए कि दोनों कंडीशन कंपलसरी है माइटोकॉन्ड्रिया को रप्चर करने के लिए, या फिर सिर्फ एक कंडीशन ही इनफ होता है उसको रप्चर करने के लिए, ये आप सर्च कीजिए। ठीक है, ओके, सो ये दो कंडीशन जब हमें मिला तो माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो रप्चर हो जाता है। रप्चर हो जाता है, और रप्चर और स्वेलिंग कैसे होगा, ये रप्चर और स्वेलिंग जब भी होती है, हमें पता है एपोप्टोसिस के लिए हमारे पास कौन से प्रोटीन्स का होना ज़रूरी है, कुछ प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स का होना ज़रूरी है, और प्लस हमें साइटोक्रोम C की भी ज़रूरत पड़ेगी, कैस्पेसिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कैल्शियम और ये सब एराकिडोनेट या फिर सेरेमाइड का जब भी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में कुछ उनका रोल होता है, फिर उसके बाद वो क्या करती है, ये सारी चीज़ें जो रिलीज़ करती है, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर और ये सब, फिर एज ए होल ये सब मिलके क्या करते हैं, एपोप्टोजम बनाते हैं। एपोप्टोजम बनाने के बाद क्या करते हैं कि कैल्शियम के थ्रू, मतलब ये सारा प्रोसेस जो एपोप्टोसिस कॉज हो जाता है। ठीक है, तो यही हमने देखा कि एपोप्टोसिस कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। एक और प्रोटीन का नाम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, कैल्सिन्यूरिन के बारे में। आपको ये पोर्शन तब मिलती है जब आप GPCR पढ़ रहे होते हैं ना, वहाँ पे आपको मिलेगी जब आप एनो सिग्नलिंग देख रहे होते हैं, वेसोडाइलेशन के बाद वहाँ पढ़ते हैं, तो कैल्शियम कैनमोडुलिन कैल्सिन्यूरिन के बारे में आपको पता चलता है। तो उसका भी बारे में बात करने वाली हूँ कि कैल्सिन्यूरिन का यहाँ पे क्या रोल है। सो कैल्सिन्यूरिन का फंक्शन थोड़ा सा इनडायरेक्ट भी होता है अगर हम कहें, और ये मदद करती है डायरेक्ट, क्या करती है, एपोप्टोसिस के लिए। वो कैसे, देखिए IP3 और कैल्शियम गेटेड जो चैनल्स होता है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे ना एक कैल्सिन्यूरिन है जो साइटोसोल है। ठीक है, ये एक सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, और ये साइटोसोल है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैल्सिन्यूरिन है जो एक फॉस्फेटेज है, कैल्सिन्यूरिन का एक फॉस्फेटेज जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, IP3 मीडिएटर जो कैल्शियम की जो सिग्नलिंग होती है कि ER से जो साइटोसोल में आ रहा है कैल्शियम, तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि ये जो कैल्सिन्यूरिन है ना, ये कैल्सिन्यूरिन क्या करती है, ये डीफॉस्फोराइलेट करती है किसको, एक प्रोटीन को, डेट इज नॉन एज बैड प्रोटीन को। बैड का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसका रोल कैंसर और एपोप्टोसिस में। तो बैड क्या, इनिशियली ये फॉस्फेट के साथ रिलेटेड होता है, लेकिन ये जो कैल्सिन्यूरिन है ना, कैल्सिन्यूरिन आके क्या करती है, इसमें से ये फॉस्फेट को रिमूव कर देती है। दैट मीन्स कि ये कैल्सिन्यूरिन का प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फेटेज। तो ये क्या करती है, फॉस्फेट को रिमूव कर देती है, जिसके वजह से ये बैड जो है ना वो अंदर आ जाता है, और बैड अंदर आके क्या करता है, वो साइटोक्रोम सी को रिलीज करता है, ठीक है। वो साइटोक्रोम सी को उसके बाद रिलीज किया, फिर उसके बाद एपोप्टोसिस, बाकी तो आपको पता होगा एपोप्टोसिस का फंक्शन, एपोप्टोसोम बनता है, उसके बाद एपोप्टोसोम बनता है एंड उसके बाद हमें मिलती है एपोप्टोसिस, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं जो कैल्सिन्यूरिन है वो भी हमारा एपोप्टोसिस में मदद करते हैं, और कैल्सिन्यूरिन का एक्टिवेशन डिपेंड करता है IP3 गेटेड जो भी कैल्शियम सिग्नलिंग जो भी होती है ना, वो सब पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही है, एंड अगर आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही था, इतना ही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी थी। आप ये नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी अगर इन फ्यूचर कभी आ जाए क्वेश्चन में तो क्या पता, लेकिन ये जनरल नॉलेज के लिए भी थोड़ा सा ठीक था, आपको जानने की ज़रूरत है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। आप बता सकते हैं, हम वहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन कर लेंगे। एंड अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो हेल्पफुल रही है, पसंद आई है, समझ आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।